हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियोस में हम ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है कि ग्रामर कहाँ से शुरुआत हुई, ग्रामर किस वर्ड से बना है और उसके पिता कौन है, और ग्रामर हम किसे कहते हैं, और ग्रामर को हम कितने भागों में बांटे हैं। ठीक है, उसके भागों को भी हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले हमको जानेंगे कि ग्रामर वर्ड हमारा कहाँ से आया है। तो ग्रामर वर्ड हमारा फ्रेंच से आया फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रामर वर्ड्स हमारा फ्रेंच से आया है। एक ग्रामर को हम लोग सबसे पहले ग्रामर कहते थे, ग्रामर। ठीक है, इसका स्पेलिंग ये होता है GRAMAIR, ग्रामर। ठीक है, तो इस वर्ड से हम लोग बाद में आगे चलकर ग्रामर बना लिए। ठीक है, जिसको अब तक हम लोग मॉडर्न में भी इसको पढ़ते हैं, ग्रामर। सेकेंड, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण क्या होता है। तो ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। तो व्याकरण अंग्रेजी का वह शाखा है, व्याकरण अंग्रेजी का वह शाखा है जिससे हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना अंग्रेजी में सीखते हैं। ठीक है, तो ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। यही हमारा ग्रामर है। देखिए, ग्रामर से पहले हमारा लैंग्वेज आया था। ठीक है, और लैंग्वेज को सही स्पष्ट रूप से मतलब शुद्धिकरण लाने के लिए हम लोगों ने ग्रामर का खोज किया। ठीक है, तो ग्रामर के आने से हम लोग को जो बोलने के तरीका होता है उसमें थोड़ा सुधार आती है। ठीक है, जैसे कि समझिए, हम बोल दें दूध गाय दाता है। ठीक है, तो आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा, गाय दूध देती है, तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि गाय दूध देती है। चाहे हम पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो क्लॉज के तरह ये सेंटेंस आ गया। वही हम कह दे हम पढ़ते हैं, तो ग्रामर का ही हिस्सा से, सिंटैक्स से ही हम इसको अपने भाषा को लाए हैं। ठीक है, कि शुद्धिकरण लाए हैं। पहले हमारा सबसे पहले लैंग्वेज आया और बाद में हम लोग ग्रामर लाए, जिससे हम लोग शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना शुरू किए। ठीक है, ते हाँ फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, यानी कि उसके पिता नहीं, जन्मदाता, मतलब कि जन्मदाता नहीं। ठीक है, उसका खोज क्या किया। हम लोग के पिता होते हैं, हम जानवरों का पिता होते हैं, सब्जेक्ट का कोई नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट या हाँ फादर को उत्पत्ति दिया था है, देने का कारण ये होता है कि उन्हीं लोगों ने वही खोज किए हैं, उस भाषा का मतलब कि वही खोज किए हैं, उसके बारे में वही सब कुछ चर्चा किया है। ठीक है, तो लिंडले मूरे नामक का एक आदमी थे जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर का खोज किया, जिसको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर का नाम देते हैं। ठीक है, फोर्थ, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर कितने भागों में है या पार्ट्स। तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, 5 हिस्से होते हैं, 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स में आता है हमारा ऑर्थोग्राफी। ठीक है, ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार आप हिंदी में पढ़े होंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। तो व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? स्टडी ऑफ लेटर्स इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो हम डिफिनीशन को देखिए। ऑर्थोग्राफी का डिफिनीशन
मतलब लिखने के डिपेंड रहता है कि आप कितना एक्सप्लेन करते हैं, परिभाषित कितना करते हैं। ठीक है, हम आपको जो बोर्ड पे बताएंगे हम एकदम छोटा सा फ्रेज, छोटा सा सेंटेंस में बताएंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, व्हाट इज इटिमोलॉजी, व्हाट इज प्रोसोडी, व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क, व्हाट इज सिंटैक्स। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी होता है a study of letters are called ऑर्थोग्राफी। ओके, राइट। ऑर्थोग्राफी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, vowel and consonant। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ण विचार। इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं 26, और यही 26 अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं। ठीक है, और 21 कंसोनेंट हो जाते हैं। तो वॉवेल हम आपको इस वीडियोस में हम पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ आपको बता देते हैं ऑर्थोग्राफी के 2 पार्ट्स होते हैं, वॉवेल एंड कंसोनेंट। ठीक है, हम अगले वीडियोस में हम व्हाट इज ऑर्थोग्राफी में पूरे इस वीडियोस को हम बताएंगे, मतलब इस वॉवेल के, कंसोनेंट के, लेटर के पूरे बारे में हम उसमें बताएंगे। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर होते हैं, तो इसी में हम अल्फाबेट से बताएं आपको कि वॉवेल और कंसोनेंट होते हैं। हम अगले वीडियोस में ऑर्थोग्राफी का पार्ट बताएंगे। ठीक है, ये नहीं तो ज्यादा बड़ा पार्ट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए वॉवेल किसे कहते हैं, तो वॉवेल हम उस वर्ण को कहेंगे, स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसमें हम किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे कि इंग्लिश में वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे कि बी बोलिए, सी बोलिए, डी बोलिए, एफ बोलिए, जी बोलिए, एच बोलिए, तो इसमें वॉवेल का भी हम सहायता लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 21 होते हैं। इन पांचों को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स लेटर होते हैं उसको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। तो रहा हमारा ऑर्थोग्राफी। सेकेंड था हमारा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। स्टडी ऑफ what is called etymology। इटिमोलॉजी के हिंदी होता है फ्रेंड्स शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के पढ़ाई को, यानी कि शब्दों के बारे में हम जब जानकारी करेंगे तो उसको हम लोग इटिमोलॉजी कहते हैं, यानी कि शब्द विचार कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखें ऑर्थोग्राफी में हम 26 अल्फाबेट बताया, तो वर्ड इंफिनिट है। ठीक है, वर्ड को हम लोग नहीं गिन सके हैं कि कितने दुनिया में वर्ड है। ठीक है, ताकि हम अल्फाबेट से तुलना में हम यहाँ पे बता दें, तो वर्डों को हम लोग नहीं किए हैं। तो हाँ, इसको इटिमोलॉजी को पार्ट्स में बांटे हुए हैं, 8 पार्ट्स में हम लोग बांटे हुए हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जो भी हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी का ही पार्ट्स होता है। तो इसको हम लोग 8 पार्ट्स में बांटे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखिए स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इटिमोलॉजी, यानी कि शब्दों के पढ़ाई को, शब्दों के अध्ययन को हम लोग इटिमोलॉजी कहते हैं। और इटिमोलॉजी का 8 पार्ट्स होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब,
एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके। थर्ड, प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। ठीक है, छंद विचार हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ राइमिंग वर्ड्स। स्टडी ऑफ राइमिंग वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस इज कॉल्ड प्रोसोडी। यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं या वाक्यांश पढ़ते हैं, तो कुछ छोटे छोटे वर्ड मिलते हैं, उसी को हम लोग छंद विचार करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसोडी कहते हैं। जैसे कि आप पोयम पढ़ेंगे तो पोयम को पढ़ने में इंजॉय लेते हैं, आप मजा लेते हैं। ठीक है, मगर उसको आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि सिंटेक्स, यानी कि जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उस वाक्य को पूरा कंप्लीटली बताया गया रहता है, ताकि आपको उस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना होता। वही बल्कि पोयम जब पढ़िएगा तो आपको ज्यादा थोड़ा बल लगाना होगा, यानी कि मेहनत करना होगा उसके अर्थों को समझने के लिए। तो यानी कि स्टडी ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड क्लॉजेस, स्टडी ऑफ rhyming words and clauses are called prosody। तो समझ गए प्रोसोडी क्या होता है? फोर्थ, पंक्चुएशन मार्क। व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क? पंक्चुएशन मार्क को हम लोग कहते हैं चिन्ह मार्क, चिन्ह। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सिंबल, स्टडी ऑफ सिंबल by which we know a sentence is completely or clarity। देखिए, व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ सिंबल, यानी कि चिन्हों का मतलब सिंबल मतलब होता है चिन्ह ही, आप समझिए। स्टडी ऑफ सिंबल बाय विच वी नो अ सेंटेंस इज कंप्लीटली मीनिंगफुल और क्लियरिटी। जैसे कि हम यहां पे लिख रहे हैं राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, और हम यहाँ पे कोई भी सिंबल यानी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किए हैं, तो ये हमारा सेंटेंस जो होता है वो गलत हो जाता है। क्योंकि हमको किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटली अर्थ निकालने के लिए हमको पंक्चुएशन मार्क का आवश्यकता होता है। यानी कि किसी दो वर्डों को जोड़ना होता है तो उसके लिए हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं, और वही हम लोग 5 वर्डों को जब प्रयोग करना है, मतलब कि 2 से ज्यादा, तो उसमें हम लोग कमा 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 का प्रयोग कर बाद में हम एंड लिख देते हैं, यानी कि कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यही जो कामा होता है, हाइफा होता है, सेमीकोलन होता है, एस्ट्रोफी होता है, इस सबको हम लोग पंक्चुएशन मतलब कि पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस स्टडी ऑफ सिंबल बाय विच वी नो अ सेंटेंस इज मीनिंगफुल और इन क्लियरिटी, कि यानी कि सिंबल मतलब चिन्हों का अध्ययन, जिससे हम जानते हैं कि यह एक वाक्य पूर्ण रूप से अर्थदायक है या स्पष्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम पूर्ण विराम डाल देते हैं, फुल स्टॉप डाल देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस हमारा कंप्लीटली है।
फिफ्थ, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार का परिभाषा होता है स्टडी ऑफ sentences are called syntax। यानी कि वाक्यों के अध्ययन को हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, राइट, सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं। तो इस पार्ट्स को भी हम लोग कुछ अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि वाक्य विचार क्या होता है? द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंटैक्स। ओके, राइट, यानी कि वाक्यों के अध्ययन को हम लोग वाक्य विचार करते हैं। जैसे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय एंड आर यू अ thief? You are not a teacher। तो देखिए यहां पे आर यानी कि एक्सक्लूसिव पहले आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। इससे आप समझ आते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई भी ना निगेटिव का नॉट है, नॉट रहता है तो ये हमारा निगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा निगेटिव नहीं है, ये स्पष्ट रूप से राम एक लड़का है, यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। और वही आर यू अ थीफ, क्या तुम चोर हो, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नबोधक वाक्य है। और ये यू आर नॉट ए टीचर नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ग्रामर का पार्ट्स, यानी कि डिवीजन ऑफ ग्रामर। अब हम अगले वीडियोस में यानी ग्रामर से संबंधित वीडियो जब हम लाएंगे तो उस वीडियोस में हम जानेंगे व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, यानी कि उस वीडियोस में हम पूरे विशेष रूप से आपको बताएंगे व्हाट इज वोवेल, व्हाट इज कंसोनेंट, व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर। हम अगले वीडियोस में इसको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में।